आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी क्रिस्टल की एज लेंथ कैसे पता किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में बहुत फेमस इक्वेशन है ब्रैग एंड ब्रैग इक्वेशन। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, ब्रैग एंड ब्रैग्स इक्वेशन। क्या होती है इक्वेशन? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे d आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, d विल बी इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये सारी बातें अगर हमको पता चल जाएं तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे पता चलेगा? देखिए लेमडा क्या है यहाँ पे। देखिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, जिस मेथड से हम जो है ये निकालने की कोशिश करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट से, उसका नाम क्या होता है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सरेज की अपनी कुछ वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को हम यहाँ पे रखेंगे लेमडा की जगह पे। ठीक है, दूसरी बात एन की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है ना, एन क्या है और ये थीटा क्या है और कौन सा थीटा, मतलब ये कहाँ पे आता है, ये हम इसको डिराइव करके डिस्कस करने वाले हैं। इस इक्वेशन को हम अभी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई क्रिस्टल है, उसके पार्टिकल्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज हैं, है ना। ये मान लीजिए पहला प्लेन है क्रिस्टल का, उस क्रिस्टल पे ये पार्टिकल इस तरीके से अरेंज हैं। नीचे वाला हमारा जो प्लेन है उसमें पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है। ऐसे बहुत सारे जो है प्लेन्स हैं जिसमें पार्टिकल्स अरेंज हैं। और एक्सरे जब हम इस पर इंसिडेंट करेंगे तो कोई एक्सरे आके मान लीजिए इससे कोलाइड करेगी इस वाले पार्टिकल से, तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, है ना। दूसरी रे आई, इससे कोलाइड की, रिफ्लेक्ट होगी। और भी बहुत सारी रेज आई होंगी, है ना। इस तरीके से कोई पास आउट हो गई होगी, है ना। कोई आके इससे कोलाइड की हुई होगी तो इधर गई होगी। तो वो सारी रेज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खाली जो है उतनी रेज डिस्कस करेंगे जिससे हमारा काम हो जाए, हमारी इक्वेशन जो है निकल के आ जाए। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये जो एंगल्स हैं ये कौन से हैं? ग्लैंसिंग एंगल, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि ये क्रिस्टल है और जो एक्सरे है उसका ये एंगल है। तो फिर जो क्रिस्टल के प्लेन और जो एक्सरे के बीच में एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लैंसिंग एंगल, और वो थीटा होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये एक्सरे जो आ रही है इसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ से कनेक्ट किया, इसको एक्सटेंड करके यहाँ से कनेक्ट किया, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, डन। तो ये वाला एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। अब ये चारों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है ना। इनको हम जरा पॉइंट बना दें उससे पहले, ये एक प्लेन और दूसरा प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? डी। बेसिकली हमको यही कैलकुलेट करना है, इसी के लिए हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो डी चूँकि हमने लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे पॉइंट डी नहीं देंगे, तो हम इसको ई से स्टार्ट करते हैं, ई एफ जी एच, है ना। तो और एच भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइपोटेनमस में आ जाएगा, जी एच आई कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हम निकाल के बाहर करते हैं, तो ये होगा थीटा, ये सॉरी ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल हम लोग जो है बाहर ऐसे निकाल के रख लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आना चाहिए ताकि ये लीजिए, ये ऊपर वाला हमारा थीटा और ये 90 डिग्री है ना। और ये हमारा आई है, पॉइंट आई, पॉइंट जी, एंड ऊपर वाला हमारा पॉइंट ई, डन। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, ये थीटा है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा, है ना। ये बेस हो गया है, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनमस, डन। फिर क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनमस। ठीक है। तो देखिए ये जो हाइपोटेनमस ये वाली लाइन है, बेसिकली यही तो है, ये बीच वाली लाइन जो आपस में कनेक्ट की गई है, और ये लाइन किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो हम इसकी जगह पे डी भी लिख सकते हैं। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा बराबर पी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ओके। अब आइए देखते हैं हम लोग पी कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए कैसे, ये जो हमारी रे ए है, ए वाली रे है, ये क्या करेगी? आके इंसिडेंट कर रही, सीधे चली जा रही। लेकिन बी वाली के साथ में प्रॉब्लम क्या है? बी वाली
जब ए रे हमारी जितनी देर में ई पॉइंट पे पहुंचेगी, बी रे उतनी देर में एफ पॉइंट पे पहुंचेगी। ठीक है, ये तो वापस चली गई, लेकिन इसको क्या करना पड़ा, इसको ये इतनी एक्स्ट्रा लेंथ चलनी पड़ रही है ना, एफ जी और आई, ये इतनी इसको जो है एक्स्ट्रा लेंथ चलनी पड़ रही है, उसके बाद में फिर ये इसके बराबर हो जा रही है। ठीक है ना, तो फिर जो है ऐसी कंडीशन में ये इससे पीछे रह जाएगी ये वाली रे। अब कितनी पीछे रह जाएगी, है ना, ये हो सकता है कि वो लेमडा के बराबर पीछे रह जाए, यानी कि जो हमारी वेवलेंथ है एक्सरे की उसके बराबर, यानी कि एक वेवलेंथ पीछे रह जाए। ये हो सकता है 2 वेवलेंथ पीछे रह जाए, ये हो सकता है 3 वेवलेंथ पीछे रह जाए, ये डिपेंड करता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी जो हमें ये मिल रही है एफ और हमारा जी और आई, ये जो लाइन्स मिल रही हैं, या फिर हम इसको सिंपल वे में कहें तो हम कह सकते हैं एफ जी प्लस जी आई। ठीक है, तो एफ जी और जी आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 लेमडा हो सकती है, या फिर 2 लेमडा हो सकती है, या फिर 3 लेमडा हो सकती है। तो हम उसको फाइनली ज़्यादा बेटर क्या लिख सकते हैं, एन लेमडा लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारी बी वाली रे है वो ए वाली रे से कितना पीछे हो सकती है, तो कितना पीछे हो सकती है, एन लेमडा पीछे हो सकती है ना। अब एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए हमारी जो ए वाली रे थी वो इस तरीके से जा रही थी, ये ए है और ये हमारी कौन सी होगी, बी होगी, बी हम नीचे बना रहे, ये दोनों ऐसे जा रही थी नहीं, तो बी वाली जो हमारी रे है वो कितना पीछे हो गई, 1 लेमडा, यानी कि एक वेवलेंथ की दूरी वो क्या हो गई, पीछे रह गई। ठीक है, तो फाइनली जब वो, लेकिन जाना तो इसके साथ में ही है ना, भले वो देर से जाए फाइनली तो उसके साथ में ही पैरेलल ही होगी। तो जब वो पैरेलल हुई जाके दोबारा मिले, ठीक है, तो फिर इन दोनों के फेसेस क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि एक वेवलेंथ पूरी की पूरी पीछे हो गई है। ठीक है ना, और मान लीजिए आधा वेवलेंथ पीछे हो जाए, एक वेवलेंथ ना हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में जब दोबारा ये रेज मिलेंगी तो ये ऐसी नहीं होगी, तब ये कैसी होगी, तब ये इसके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये ऐसी दिखाई देगी, है ना। और जब ये आपस में ऐसे कनेक्ट होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा इस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, जब हमारी जो बी वाली रे है वो एन लेमडा पीछे ना होके फ्रैक्शन में कुछ पीछे हो जाए, यानी कि 0.5 लेमडा पीछे हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा वेव्स का। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको पता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी कि फाइनली हमें जो लाइट नहीं मिलेगा, हमें डार्क मिलेगा फिर, है ना। और अगर इन दोनों का फेस सेम रहता है, यानी जैसा मैंने पहले बनाया था, तो फिर क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड हमारा डबल हो जाता है, तो फिर हमें ज़्यादा लाइट मिलती है। ठीक है ना बात। तो इस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कब हमें जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। बात समझ में आई। अब देखिए, तो ये हमने पता लगाया कि जो हमारी एफ जी है और जी आई है ना, तो ये एफ किसके बराबर हो सकती है, एन लेमडा के बराबर हो सकती है। और यहाँ पे जी आई को देखिए हमने क्या माना है, पी माना है। ठीक है ना, तो P अगर इधर माना है तो P इधर भी तो है, तो हम इसको 2P लिख सकते हैं फिर, नहीं। तो देखिए, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू P, है ना। तो अगर हम इसको 2P लिखना चाहें तो हमें इधर भी 2 लिखना पड़ेगा ना, 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू 2P, है ना, यानी कि ये और ये इधर वाला, ये और ये इधर वाला 2P। ओके, अब देखिए 2P हमने डिस्कशन किया कि 2P की वैल्यू है क्या, एफ जी प्लस जी आई, यही तो है 2P, और एफ जी प्लस जी आई इजिकल टू क्या है, एन लेमडा है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन जो है बन के आई, जो भी हमने डिस्कस किया था, ब्रैग्स एंड ब्रैग इक्वेशन। ठीक है ना। अब जो है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ से हमको पता क्या चला, अभी तुमने खाली इक्वेशन डेराइव किया, अभी कुछ पता नहीं चला है हमें, है ना। अभी जो वैल्यू है हमें डी की वो कैसे पता चली, नहीं आइडिया। लेमडा तो पता ही होगा, जब आप एक्सरे जो भी यूज़ कर रहे हैं वो पता ही होगा आपको। थीटा भी हमको पता नहीं चला, अभी हमने खाली क्या किया, इक्वेशन को डेराइव किया। तो इन दोनों बातों को पता करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। तो आइए पहले इसको हम बना लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है डिस्कशन करते हैं।
तो ये हमारे पास में ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर है। पहले देखते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। तो पहले सबसे पहले तो हमारे पास में ये एक्स रेज इधर से आ रही है और आके ये यहाँ पे एक क्रिस्टल रखा हुआ है। जिस भी क्रिस्टल का हमें स्टडी करना है वो यहाँ पे रखा गया है और एक्सरे आगे क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रही है, जैसा कि पहले हमने डिस्कशन किया था। और फिर जो है ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे इधर जा रही है। ये क्या है? आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, एक्स रेज आपको पता है गैसेस को आयोनाइज करती हैं, तो एक्स रे जब यहाँ पे जाएगी तो ऑफकोर्स गैस को आयोनाइज करेगी। ठीक है ना, गैस को आयोनाइज करेगी तो उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट की जाती है। आयोनाइजेशन कितना ज़्यादा हो रहा है, जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। ठीक है ना, और ये ज़्यादा होगा कैसे? जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा एक्स रेज का, है ना। पीछे हमने डिस्कशन किया था कि जब जो है सेम फेस में होंगी वेव्स तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, है ना। ऑपोजिट फेस में होंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव है। तो फिर यहाँ पे हमें यही देखना होता है ना। कैसे देखना होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो हमारा भाई क्रिस्टल है ना। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एंगल के लिए होता है। ठीक है ना, ये चीज़, ये तो कोई बेस है जिस पे क्रिस्टल रखा गया है। इसको मैं प्रॉपर इस तरीके से बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर ये ऊपर रहे ऐसे। ठीक है, और ये हमारा क्रिस्टल का ये लाइन हो गई जिससे ये थीटा जो है निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बेस है जिस पे ये क्रिस्टल रखा गया है। ठीक है, अब करते क्या है ना कि इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो एंगल है ये चेंज होगा। ठीक, तो मान लीजिए कोई रैंडम एंगल पहले ले लिया, ठीक है, और उसमें कोई भी इम्पल्स हमको नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय कौन सा इंटरफ्रेंस हो रहा था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा था उस एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है ना, तो हमने इसको क्या किया? रोटेट किया, तो फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ी, इम्पल्स बढ़ी और रोटेट किया तो एक टाइम आया जो हमको मैक्सिमम जो है इम्पल्स मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस समय उस पॉइंट पे, उस एंगल पे जो इंटरफेरेंस है वो कौन सा हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जब हमें मैक्सिमम जो है ब्राइटनेस मिलेगी। ठीक है, तो फिर और रोटेट किया हमने तो फिर से क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, है ना। फिर और रोटेट करेंगे तो फिर से हमें ब्राइटनेस मिलेगी। ठीक है, एक और चीज़, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्राइटनेस थोड़ा सा कम भी होती जाती है। ऐसा नहीं होता है कि सारे हर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बराबर ब्राइटनेस मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, यानी कि n की वैल्यू अगर 1 है तो हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी, n की वैल्यू 2 है तो थोड़ा सा कम मिलेगी, n की वैल्यू 3 है तो थोड़ा सा कम मिलेगी। ठीक है ना, n का मतलब इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। n का मतलब ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन अगर 1 है तो मैक्सिमम मिलता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे इसको रोटेट करके देखा जाता है कि सबसे मैक्सिमम जो है हमें कहाँ पे मिल रही है, कौन से एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रही है। तो जिस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल जाएगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाएगी, या फिर आप कहें मैक्सिमम इम्पल्स मिल जाएगी, तो फिर उसी को हम क्या बोल देंगे कि ये जो थीटा है इस पे n=1 आ रहा है। ठीक है, रोटेट करेंगे, फिर ऐसे कई बार रोटेट करके देखते हैं तो हमको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई कौन सा पर्टिकुलर एंगल है जहाँ पे हमको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल रही है, यानी कि मैक्सिमम जो है इम्पल्स मिल रही है। तो फिर यहाँ से क्या पता हो जाएगा? वहीं से n की वैल्यू भी पता हो जाती है, 1 2 3 जो भी होती है, और थीटा आप यहाँ से देख ही रहे हैं। तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है? जो हमारी इक्वेशन थी 2d sin थीटा = n लेमडा। तो n की वैल्यू पता चल गई, लेमडा की आपको पहले से पता थी, थीटा की वैल्यू भी पता चल गई, तो हम क्या निकाल लेंगे? फाइनली d की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही हमारा टारगेट था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।